सीएम शिवराज ने कोरोना के बढ़ते केस के चलते बढ़ाई सख्ती। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा अनिवार्य। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। पीएम नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में हुई चूक पर सीएम शिवराज ने जताई चिंता। कहा प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जवाबदारी राज्य सरकार की थी, कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी जनता। नरसिंहपुर के करेली क्षेत्र में जारी है वनों की कटाई। इको सेंटर में रखी लकड़ियों के साथ पाए गए एटीएम कार्ड। विभाग के कर्मचारियों से पूछताछ में नहीं मिला जवाब। विदिशा के पानबाग क्षेत्र में अधूरा पड़ा नाले का निर्माण। गंदगी और बदबू से रहवासी हो रहे परेशान। बजट के अभाव में भुगतान न होने से ठेकेदार ने काम किया बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रशासन ने जारी किए दिशा निर्देश। साप्ताहिक हाट बाजार को बंद करने का आदेश। व्यापारियों से मास्क लगाने की अपील। नमस्कार, मैं हूं क्रांति प्रिया, आप देख रहे हैं खबर भारत। बढ़ते हैं बुलेटिन में पहली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना की स्थिति पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती बढ़ाई और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कोविड प्रोटोकॉल का पालन सभी को करना अनिवार्य होगा। प्रदेश में मेलों का आयोजन नहीं होगा। विवाह समारोहों में अधिकतम संख्या 250 की होगी। उठावना और अंतिम संस्कारों में अधिकतम संख्या 50 होगी। साथ ही प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना की स्थिति पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती बढ़ा दी है। जी हां, अब बिना मास्क के कोई सड़कों पर नजर नहीं आएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करवाया जाएगा प्रशासन की तरफ से और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। उन्होंने सीएम ने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन सभी को करना अनिवार्य होगा। विवाह समारोह में अधिकतम संख्या 250 लोगों की ही होगी। इसके अलावा अगर उठावना और अंतिम संस्कारों में शामिल होने वाले लोगों की बात करें तो वो संख्या सिर्फ 50 होगी। और इस खबर पर हम जानकारी लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप तलरेजा जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं खबर भारत भोपाल से। प्रदीप जी, जिस तरह से खबर आई है सख्ती बरती गई है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या है तमाम जानकारियां और कौन कौन सी चीजें निकल कर आई हैं जिस पर अभी तक ढिलाई चल रही थी? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें कोरोना को लेकर के तो प्रदेश के अंदर जो हमने पिछले 6 माह पहले जो स्थिति देखी थी लगभग वही स्थिति अब देखने में आ रही है। लगातार जो कोरोना की जो तीसरी लहर की हम जो बात कर रहे हैं, लगातार कोरोना के जो मरीज हैं लगातार चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, रतलाम हो, मंदसौर हो, सभी जगहों पे देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो शक्तियां थी वो जाहिर थी कि अब जो शक्तियां है वो कहीं ना कहीं फिर से बढ़ाई जाएंगी। हमने देखा था कि विगत कुछ दिन पूर्व ही अब रात्रि कर्फ्यू जो है रात्रि 11 बजे से सुबह 11 बजे तक के लिए कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी जो कहीं ना कहीं लोगों में कमी देखी जाए, चाहे मास्क को लेकर हम बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो लगातार ऐसे कई जो चीजें थी कहीं ना कहीं जो है लोग अभी भी सतर्क नहीं थे। जिसके बाद अब जो है आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। बिल्कुल, चूंकि एक बात निकल कर आई है कि मेलों का आयोजन नहीं होगा प्रदेश में, सीएम साहब का ये कहना है, लेकिन दूसरी तरफ भोजपाल मेला अभी भी संचालित हो रहा है। तो क्या मेला ये लगातार जारी रहेगा या इसे भी बंद करने की कगार पर है? देखिए, बिल्कुल अगर बात मेलों की अगर हम करें तो कल ही जो मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, प्रभारी मंत्री भी हैं राजधानी भोपाल के, उन्होंने कल जो क्राइसिस मैनेजमेंट की कल ग्रुप की जो बैठक थी उसमें भी स्पष्ट निर्देश दे दिए गए थे। और साथ ही भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भी इस बात को कहा था कि अगर परिस्थिति अगर इसी प्रकार से रही और लगातार कोरोना के अगर मामले बढ़ते हैं तो जो आयोजन हो रहे हैं, जो बड़े आयोजन होने चाहे अगर हम
बात करें भोजपाल मेले की, अगर हम बात करें, चाहे रोजगार मेलों की अगर हम बात करें, या अन्य जो प्रशासनिक जो बड़े कार्यक्रम होने हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी जो है निगरानी जो रखी जाएगी। साथ साथ ये भी देखा जाता है, इन जो बड़े जो उत्सव है, कहीं ना कहीं उनको भी अब रोकने की कवायद जो है वो भी शुरू कर दी गई है। लगातार जो होने वाले मेले हैं उनको रोकने की बात जो है वो भी देखने में आएगी। बिल्कुल। अगर प्रदेश की मुखिया की हम ये बात करना चाहें, उन्होंने सख्ती बढ़ा दी कि मास्क नहीं लगाया जाएगा, तो जो 500 रुपये की कार्रवाई की जा रही थी, पहले जो भुगतान किया जा रहा था, वो अब 200 रुपये हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है, ये जनता की तरफ से भी सवाल था प्रदीप जी, आप तो बेहतर जानते हैं क्योंकि आप लोगों के संपर्क में हैं अभी फिलहाल, तो लोगों का ये कहना नजर आया कि उन लोगों पर कार्रवाई होगी जो कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव प्रचार प्रसार की अगर हम बात करें, उस दौरान की भी बात करें और अभी की बात करें, जो अधिकारी या जनप्रतिनिधि या बड़े पद पर बैठा आदमी अगर प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते पाया जाता है, तो क्या उन पर कार्रवाई की बात की है सीएम ने? देखिए, निश्चित तौर पर अगर कार्रवाई की हम अगर बात कर रहे हैं, तो सिर्फ ये कार्रवाई सिर्फ उन सीमित लोगों तक नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, कोई नेता हो, चाहे मंत्री हो, जो है ऐसे लोगों पे कार्रवाई जो है लगातार होनी चाहिए। ऐसे में जो है ये परिस्थिति देखी जा रही है कि अच्छा तो वही बीच में जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रदीप जी प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी जारी रहने की बात की गई है। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की जो बात है वो भी निकल के आ रही है, और लगातार कई जो ऐसे आदेश है जो हमने देखे हैं कि लगातार जारी रहते हैं, और उन पे लोगों का कितना उत्साह रहता है, लोग इसमें कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर हम मास्क की बात करें, तो पिछले कई दिनों से जो है हमने ये देखा है कि प्रदेश के अंदर मास्क की कहीं ना कहीं अनिवार्यता को लेकर के लगातार चाहे मंत्री भूपेंद्र सिंह हो, चाहे सीएम खुद हो, लगातार इस बात को चेता रहे हैं कि प्रदेश में तीसरी लहर की संभावना जो है वो कहीं ना कहीं बनी हुई है। आंकड़े भी इसी वजह से इशारा कर रहे हैं कि प्रदेश जो है तीसरी लहर की ओर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे में जब आम आदमी को जो है अब मास्क पहनना ना तो खुद तो अनिवार्य करना होगा, ये खुद जो जिस प्रकार से हम घर से निकलते, जो अपनी सामग्री लेकर निकलते, जो जरूरत की चीजें होती है वो भी लेकर निकलते, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोगों को मास्क है वो भी अपने साथ अब रखना होगा। मास्क न पहनने वालों पर 200 रुपए की चालानी कार्रवाई तो अब करनी चाहिए, लेकिन प्रशासन को उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। अगर राजनीतिक कोई कार्यक्रम चल रहा है या किसी अन्य प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, वहां पर भी सतर्कता कहीं न कहीं बड़ी जरूरी है, और वहां पर भी अधिकारियों को निष्भाव होकर किसी पार्टी का या सत्ता पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, ऐसे में चुप लोगों की सेहत को ही ध्यान में रखने के लिए ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे किसी राजनीतिक दल से आते हो। बिल्कुल प्रदीप जी, जिस जगह मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आप इस खबर पर हमारे साथ लाइव हैं, और जिस जगह आप खड़े हुए हैं प्रदीप जी, वहां का माहौल कैसा? अगर मैं 10 लोगों की बात करूं तो 10 में से कितने लोग आपको नजर आ रहे हैं जो इस प्रोटोकॉल का पालन भी कर रहे हैं, मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं? आवागमन वाली स्थिति हम देख पा रहे हैं, आप जहां पर खड़े हुए हैं उस जगह पर आपको लग रहा है कि सख्ती जो बरती जा रही है उसका पालन भी जनता द्वारा किया जा रहा है? देखिए, बात अगर जनता की करें या जहां हम खड़े हैं उस वक्त, तो देखिए लगभग ये उसमें से देखा जाए कि सिर्फ 10% ही लोग ऐसे हैं जो मास्क की अनिवार्यता को समझ रहे हैं और मास्क के उपयोग को समझ रहे हैं। लेकिन जो अभी जो दूसरे अन्य जो लोग हैं, जब तक उन पर कड़ाई से कार्रवाई नहीं की जाएगी, मैं हर बार एक ही चीज को कहता आ रहा हूं कि जो भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, मास्क की अनिवार्यता हमारे लिए भी उतनी जरूरी है जितनी कि उनके खुद के परिवार के लिए है। लेकिन देखा यह जाता है कि जो राजनीतिक दल है कहीं ना कहीं अपने प्रभुत्व, अपने सत्ता के नशे में भी कहीं ना कहीं चूर देखे जाते हैं। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम बात करें अभी इस वक्त तो अभी भी जो लोग हैं कहीं ना कहीं मास्क से दूरी बना के रखे हुए। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। तो जिस तरह से सख्ती बरती गई है और जिस तरह से सीएम ने कहा है कि प्रोटोकॉल का पालन करना अब अनिवार्य होगा, तो यानी अब किसी भी तरह की कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं एक और खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में हुई चूक पर चिंता जताई और भगवान को धन्यवाद करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री का जीवन सुरक्षित है, वरना कांग्रेसी और गांधी परिवार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा
सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जवाबदारी राज्य सरकार की थी। क्या कांग्रेस और गांधी परिवार नफरत से इतना भरा है कि उनकी सुरक्षा से खेल जाए? साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि ये एक आपराधिक षड्यंत्र है और देश की जनता इसके लिए कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। देश की करोड़ों करोड़ जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। भगवान को धन्यवाद कि उनका जीवन सुरक्षित है, वरना कांग्रेस की सरकार और गांधी परिवार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया वो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जवाबदारी राज्य सरकार की थी। ये प्रधानमंत्री जी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। क्या कांग्रेस की सरकार, गांधी परिवार नफरत से इतना भरा है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से खेल जाए? यह आपराधिक षड्यंत्र है और देश की जनता इसके लिए कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब में सुरक्षा की चूक पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट किया और लिखा कि पंजाब में पीएम के सुरक्षा में जो चूक हुई है ये बेहद गंभीर विषय है। इस मामले में जो भी दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। नरसिंहपुर के करेली क्षेत्र में व्यापक स्तर पर वनों की कटाई और अनियमितताओं के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं इस बार इको सेंटर में रखी लकड़ियों के साथ भारी मात्रा में एटीएम कार्ड भी पाए गए। मामले में जब वन विभाग के कर्मचारियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद मीडिया ने वन मंडल अधिकारी से बात की तो उन्होंने 4 वनाधिकारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा और एटीएम कार्ड की जाँच करवाने की बात कही। उस संबंध में सारी जांचें हो गई हैं। जो लकड़ी चोरी से मामले थे, जो आपके गोदाम में लकड़ी पाई गई थी, उसकी भी जांच हो गई है। दूसरा, जो एटीएम की बात हो रही है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट थे वो भी हमने सीज कर लिए सारे। और इसमें जो भी कर्मचारी वहाँ प्रभारी हैं जिनके बयानों में नाम आए थे, जो संदेह के घेरे में हैं, उन सबको हमने आरोप ज्ञापन जारी कर दिए हैं और 1 हफ्ते का उनसे समय अवसर दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दें, अन्यथा जो है उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्य प्रस्तावित कर दिया है। सर, कितने लोगों पर नोटिस जारी किए हैं? इसी उसमें हैं एक डिप्टी रेंजर है, एक रेंजर साहब भी हैं और 2 वन रक्षक हैं। ऐसे 4 लोगों को हमने नोटिस जारी किए हैं। और इस खबर पर हम जानकारी लेंगे मनोज नौरिया से, करेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत संवाददाता। मनोज, जिस तरह से ये मामला जो सामने आया है और विभाग के जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ करने पर उनसे कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला, क्या है पूरा माजरा? जी मैम, मैं आपको बताना चाहूंगी नरसिंहपुर जिले की करेली का ये पूरा मामला है। इसमें करीब 1 से 1.5 महीने पहले वहां पर जो अवैध कटाई, जो पेड़ हैं वो कटे हुए मिले थे, वहां पर बहुत सारी जो लकड़ी है सागवान की वो मिली हुई थी। उस संबंध में जब हमने वहां के रेंजर है उनसे जानकारी लेना चाहा तो रेंजर ये बोलने लगे कि मुझे इस संबंध में किसी कोई प्रकार की जानकारी नहीं है। पर बात जब ये है, जब हम डीएफओ के पास आए हैं तो डीएफओ भी बोलने लगे जानकारी नहीं। कहीं न कहीं वहां के जो रेंजर है, जो नाकेदार है, उनकी मिली भगत से वहां पर जो है लाखों रुपए की जो सागवान की लकड़ी है वो अवैध तरीके से बिकने को या अवैध तरीके से कटाई की गई थी। और उस संबंध में 1 महीने बीत गया। उस संबंध में जब हमने यहाँ पर डीएफओ से जानकारी दी तो डीएफओ साहब को कहना है कि हमने 4 लोगों के ऊपर 4 लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं और उनसे जवाब मांगा है 6 दिन में। करीब 5-6 दिन करीब हो चुके हैं, अभी तक कोई प्रकार का जवाब नहीं मिला है। वहां पर जो भी ये गलती है या जो भी वहां पर जो संबंधित कर्मचारी हैं उन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं इन जो सागवान की लकड़ी है उसको अवैध तरीके से बेचने की तैयारी की है, कटाई की गई। बिल्कुल सही। मनोज, एटीएम कार्ड कितनी संख्या होगी? जी, वहां पर जब हम वहां पर मौके पर पहुंचे थे तो वहां पर करीब 100 से ज्यादा एटीएम कार्ड वहां पर मिले
मिले थे और इस संबंध में भी हमने डीएफओ से और वहां के संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली कि एक साथ जो 100 एटीएम है, वो 100 से ज्यादा वो जो एटीएम है एक साथ वन विभाग के इको सेंटर में पाए गए हैं। तो उन्होंने हमेशा सिर्फ एक ही बात की कि हम इसकी जांच करवाएंगे और जांच की बात कहकर हमेशा ये बात को टाल देते थे। कहीं ना कहीं ये जो पोस्ट जो ये एटीएम है ये किसी भी व्यक्ति को नहीं दिए जा सकते। कहीं ना कहीं ये कर्मचारियों के नाम से जो है एटीएम खुलवाए गए थे और उनके नाम से ये पैसे कहीं ना कहीं वन विभाग के कर्मचारी ही निकाल रहे थे। बिल्कुल, ये मामला इससे पहले भी उठ चुका है क्योंकि वनों की कटाई तो लगातार जारी है ही, इससे कोई दो राय नहीं है इस बात में। लेकिन अब अधिकारी भी स्मार्टली मतलब एक अलग तरह से जवाब देना सीख गए क्योंकि हर बार मामले को दबा दिया जाता। क्या आप सहमत हैं? जी मैम, हमेशा जब भी बात की जाती है तो जांच की बात किया कर ये बात को टाल दिया जाता है कि जांच चल रही है, जवाब मांगा है, जांच चल रही है, जवाब मांगा है। इस बात को लेकर ये जो विवाद है उसको या जो अपने जो विवाद है उनको ये टाल देते हैं। बिल्कुल। क्या ये जो लकड़ियां पाई गई हैं क्या उनकी अनुमानित अगर मैं कीमत जानना चाहूं तो? जी मैं बताना चाहूँ कि जो लकड़ियां पाई गई हैं वहां पर वो लाखों रुपए की जो है वो लकड़ियां हैं। करीब 50 से 60 जो पेड़ हैं वो वहां पर कटे हुए मिले हैं और इसके इसमें जो नियम है मैम कि वहां जो लकड़ी कटी रहती है पहले जो सीसीएफ होते हैं उनको उसकी वीडियोग्राफी करके वहां उन पर अनुमति ली जाती है कि इसकी ये पेड़ गिर गए हैं, ये पेड़ मिले हैं कि कटाई की जाए कि नहीं की जाए। वहां जब अनुमति मिलती जब की जाती वहां कहीं ना कहीं वो वन विभाग के जो बरमान रेंज के जो कर्मचारी अधिकारी हैं और उसके ऊपर जो अधिकारी हैं उन्होंने ही मिलकर इसमें बंटवारा किया हुआ है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है आपकी बातचीत से कि खबर ये भी है कि बिना अनुमति के कटाई हुई है। इसका मतलब सीधे सीधे अवैध कटाई इसको घोषित किया जाए। जी बिल्कुल। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। विदिशा के पानबाग क्षेत्र में पिछले 1.5 साल से चल रहे नाले का निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण स्थानीय निवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नाले में भरे कचरे और गंदगी के कारण चारों ओर बदबू के साथ ही रहवासियों के गिरने की घटनाएं भी आए दिन होती रहती हैं। सीएमओ सुधीर सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि बजट के अभाव के कारण भुगतान न होने से ठेकेदार ने काम बंद कर रखा है, जबकि निर्माण के लिए निर्धारित 9 माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है और उन्होंने जल्द ही सफाई कार्य कराने का आश्वासन दिया। आज हम शहर के पानबाग क्षेत्र के पटेल गार्डन के पास हैं, जहाँ पे एक नाले का कार्य लगभग पिछले 1 साल से चल रहा है, जो कि अभी भी निर्माणाधीन है, जिसके कारण रहवासियों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। आइए हम रहवासियों से बात करते हैं। जी बताएं। यहाँ पे आए दिन है ना सांड लोग आते हैं, नाले में गिर जाते हैं, गाय गिर जाती है। कितने समय से ये कार्य चल रहा है? करीब 1.5 साल करीब हो गए, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस मामले में आपने नगर पालिका में बात करी है क्या? नगर पालिका वाले सीएमओ साहब भी आए, इधर काम चल रहा था, जैसे बंद करा के उनने इस साइड काम लगा दिया। तो उनके द्वारा कारण क्या बताएगा कि क्यों ये काम नहीं हो पा रहा है? उनने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन ठेकेदार लोग बताते हैं कि पेमेंट नहीं मिलती उनको। ठेकेदारों का कहना है कि पेमेंट नहीं मिली, इस कारण से काम बंद है। तो और किस तरह की परेशानी हो रही है? जैसे अपन देख सकते हैं गंदगी वगैरह हो रही है, उससे भी गंदगी भी हो रही है। यहाँ पे देखो कूड़ा लगा रहता है, अभी साफ हुआ है। क्या मच्छरों की समस्या भी आ रही है? मच्छरों की बहुत समस्या है, जबकि आजकल डेंगू भी बहुत फैल रहा है। देख रहे हैं ना, उसमें गंदगी देखिए आप थोड़ी सी। जी हम गंदगी हम देख सकते हैं। बिल्कुल। तो इस मामले में बात करते हैं हम संबंधित अधिकारियों से। आपकी खबर बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 1 वर्ष पूर्व हमने उस नाले का काम चालू कराया था, तो कोविड के कारण थोड़ी बजट की स्थिति हमारी ख़राब हो गई, जिसके चलते ठेकेदार का भुगतान रुका हुआ है। तो इस वजह से वो काम भी अभी बंद किए हुए, हालांकि हमने उसको नोटिस जारी किया है कि वो काम करें, अन्यथा निरस्त करके सेकंड कॉल हम करेंगे उसी स्टेज पर। क्या है 9 मंथ रहता है, लेकिन विभिन्न कारणों से टाइम एक्सटेंशन का भी प्रोविज़न है। जी।
तो वो हम देख रहे हैं, हमने एक नोटिस जारी किया है, शीघ्र ही काम पूर्ण कराने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर, और नाले में जैसे कि उसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था भी नहीं है, पूरी गंदगी भरी हुई है, कचरा रुका हुआ है उसमें, तो वो तो कराया जा सकता है। नाले की साफ़ सफाई तो हम करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जेसीबी से या मैनुअल जैसे भी होगा साफ़ सफाई हम करा देंगे। चलिए हम इस खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ विदिशा संवाददाता जुड़ चुके हैं खबर भारत से, संजीव साहू फोन लाइन पर। संजीव, जिस तरह से आखिरी लाइन को पकड़ते हैं हम सबसे पहले कि सीएमओ ने कहा कि बजट नहीं है, ठीक है, अब नाली की गंदगी की जब बात आपने उठाई, उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा नाले की सफाई तो हम करवा देंगे। मतलब कितना ये जो रवैया इनका देखा जाए तो कितना लाइटली ले रहे हैं ये किसी भी मुद्दे को। क्या हाल होगा वहाँ के लोगों का? पूर्वक रवैया था उनका उस बारे में, और यहाँ तक कि उनको जानकारी ही नहीं दी। जब मैंने उनको स्थल के बारे में बताया कि क्षेत्र के नाले में ये समस्या है, तो पहले ये नाला कहाँ पे है, क्या ये हमारे दिशा में ही आता है, ये उनका कहना था जब मैं उनसे बात करने पहुंचा। तो बिल्कुल नाले की सफाई करवा देंगे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी करवाता हूँ या भेज देता हूँ टीम को, उस पर भी उनको मतलब जिसमें कोई बजट नहीं लगना है बड़ा। जी, उसमें भी उन्होंने स्टाफ की कमी बताते हुए ये बोला कि 1-2 दिन के अंदर में नाले की सफाई, और जो फर्शियां टूट चुकी है या मिट्टी घिसने के कारण वो गिर चुकी है नाले में, उसको 1-2 दिन के अंदर ठीक कराने का उन्होंने आश्वासन दिया है। अब देखते हैं 2 दिन के अंदर वो क्या करते हैं इस मामले में। बिल्कुल संजीव, कितने लोग रहते होंगे उस जगह के आसपास? मैम वो काफी घनी बस्ती है, मतलब लगभग 5 से 10 हजार लोगों के बीच की एक बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। मतलब 5 से 10 हजार लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और इस समय तो संक्रमण के वक्त जब प्रदेश सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि अपनी जनता को बचा सके, पूरे जो हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षित रख सके, जिसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मुख्य रूप से ये बात कही जाती है कि स्वच्छता बनाए रखें, किसी भी तरह की बीमारी को नहीं पनपने देना है। लेकिन ये तो एक जीता जागता उदाहरण है, बीमारी का घर है ये नाला। जी बिल्कुल। तो 1.5 साल में पूरी तरीके से गंदगी भरी हुई है, सामने भी पूरा कचरा इकट्ठा है, जबकि नगर पालिका का दावा है कि हम रोज गाड़ियां भेजते हैं कचरा घर से इकट्ठा करने के लिए, लेकिन खुले ग्राउंड में पूरी तरीके से कचरे का ढेर लगा हुआ है, जहाँ की नियमित सफाई नहीं हो रही है। कितना निर्माण कार्य बाकी रह गया होगा संजीव? 1.5 साल में कितना अधूरा बचा है काम? लगभग 50% काम अभी बचा हुआ है इसमें। तो जिस बजट का इन्होंने हवाला दिया हम सभी को और मीडिया को भी कि बजट नहीं है इसलिए ठेकेदार ने काम बंद कर दिया, तो क्या एक बजट लेकर ये अधिकारी काम नहीं करते हैं संजीव? जी, उनका कहना है कि कोविड के कारण जो राजस्व की वसूली है उसमें कमी आई है, उस कारण से बजट थोड़ा सा कम पड़ गया, उनका कहना ये है। बिल्कुल। और ये स्थिति सिर्फ एक जगह की नहीं है, विदिशा में ऐसी स्थिति 2-3 जगह और भी है जहाँ पे निर्माण कार्य 1 साल से और 2 साल से चल रहे हैं, जबकि इसमें ऊपर से गाइडलाइन है कि 9 मंथ के अंदर टेंडर के बाद काम पूरा होना चाहिए, लेकिन वो समय सीमा भी निकल चुकी है। इतना सब हो रहा है, पर क्या सीएमओ कोई भी ठोस कदम उठाने के मूड में नजर आते हैं कभी? फिलहाल आज की स्थिति में तो वो कोई ठोस कदम के उस मूड में नहीं दिखे, उनका रवैया यही था कि कर लिया जाएगा। जिन्हें अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं, बिना मास्क के वो बैठे हुए थे अपने दफ्तर में, तो वो जनता की स्वास्थ्य की परवाह क्या करेंगे? जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारियों के लिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरिया जिले में प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसमें साप्ताहिक हाट बाजार को बंद करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही तहसील पर आला अधिकारियों को कोरोना के अनुरूप कार्य करने को भी कहा गया। वहीं इस मामले में एसडीएम अरुण कुमार सोनकर ने बताया कि पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और राजस्व की टीम ने बाजार में सभी व्यापारियों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। मास्क न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग और हमारे राजस्व की टीम पूरे बाज़ार में और आसपास सभी पंचायतों में हम लोगों को आज समझाइश दे रहे हैं कि मास्क लगाएं और सभी दुकानदार लोग अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं और तथा जो भी ग्राहक आते हैं उनको भी बिना मास्क के सामान ना दें, ताकि जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन और जो पुराना डेल्टा वायरस दोनों अभी भी मौजूद हैं और आने वाले समय में काफ़ी गंभीर स्थिति हो सकती है। इसके लिए कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज हम लोगों ने
अभियान चलाया है, समझाइश दे रहे हैं। 8 तारीख से फिर हम चलानी कार्रवाई करेंगे और साप्ताहिक बाज़ार जो किल्हारी में लगता है और कछौड़ और रोकड़ा जहाँ जहाँ साप्ताहिक बाज़ार लगता है अनुभाग किल्हारी के अंतर्गत, उसको हमने बंद करने का आदेश दे दिया है और जो भी शासन के निर्देश आएंगे उनके अनुरूप कार्रवाई किया जाएगा। लोगों को कोरोना के बारे में आज हम लोग जो कोरोना के अनुरूप जो व्यवहार करें, सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करें और सैनिटाइजर का उपयोग करें और मास्क लगाएं। इसके संबंध में आज समझाइश दी जा रही है। सरकार द्वारा बढ़ाए गए जीएसटी पर विरोध करने वाले लोग सड़क पर उतर आए हैं। ताजा मामला शाजापुर का है, जहां जूता चप्पल व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को आवेदन दिया। व्यापारियों का कहना है कि 7% अधिक जीएसटी लगाने से जूता व्यवसाय ठप हो जाएगा, साथ ही आम जनता पर भी बोझ बढ़ेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने 1 जनवरी से जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कर दी है। सरकार के निरंतर जीएसटी दर और अपनी मनमानी के तहत हम आज जूता व्यवसाय ये विरोध करते हैं कि जो 12% जीएसटी की गई है उसे पूर्ण पहले वापस से 5% की जाए। जैसे कि कपड़ा व्यवसाय में 12% की गई थी, उसे फिर से 5% की गई और जूता व्यवसाय के 5% की जीएसटी 12% कर दी गई। इसके विरोध में हम शाजापुर जूता व्यवसाय विरोध करते हैं। मध्य प्रदेश कमेटी द्वारा भी इसका विरोध किया गया है। सरकार की हमेशा मनमानी नहीं चलेगी। अगर यही करते रहे, आगे आप लोगों की कार्रवाई नहीं हुई तो क्या कुछ करेंगे? हम उग्र आंदोलन करेंगे। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में आने वाले कालाडाही गांव में 1 जनवरी से बैगा जनजाति समुदाय हैजे की महामारी से जूझ रहा है। यहां 3 दिन के अंदर 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है, तो वहीं 20 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। इसके बाद भी प्रशासन ने आनन फानन में एक मेगा स्वास्थ्य शिविर लगाया, लेकिन ये शिविर भी कुप्रबंधन की भेंट चढ़ गया। यहाँ के स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर 2 बजे तक अनुपस्थित रहे। वहीं स्वास्थ्य विभाग के एएनएम और आशा कार्यकर्ता ही जांच और दवाइयां बांटने में लगी दिखाई दिए। वहीं दवाइयां भी धूप में रखकर लोगों को बांटी जा रही थी। एक महिला का इलाज भी जमीन पर लेटाकर किया गया। वहीं जब बीएमओ से इस बारे में बात हुई तो उन्होंने सड़क का बहाना बनाते हुए देर से आने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। राजनगांव हॉस्पिटल में 28 लोग भर्ती हैं। दमहड़ी में भी सूचना मिली है हमें, क्या भर्ती है वहाँ पे? यहाँ भी है सर। दमहड़ी में जी। और अभी गांव में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें उल्टी दस्त हो सकती है? उल्टी दस्त सर अभी एक आदमी दिखाई दे रहे हैं। एक आदमी? हाँ, जी जी। और कितने लोगों की इस गांव में मृत्यु हो चुकी है? 3 लोगों की। यहाँ उल्टी दस्त हो रहा है। इसके पहले कभी स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है कभी किसी प्रकार की? मेगा के लिए सारे लोग आ चुके हैं, डॉक्टर सभी पहुंच रहे हैं। जी। और हम मेगा स्वास्थ्य कैंप में एक लोगों का यहाँ पर जो निवासी हैं जन बच्चों से लेके हम जांच करेंगे, जिसमें मलेरिया का भी जांच है और जो उल्टी दस्त से संबंधित और जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करेंगे दवाइयों का वो हम वितरण करवाएंगे। डॉक्टर्स की टीम सब अभी पहुँच रही है। डॉक्टर लोगों को आने में सर बहुत लेट हुआ सर। तो अभी देख ही रहे हो कि रास्ता क्या कि पहले हम लोग वहाँ डायरेक्ट वहाँ से जाते थे। सर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की टीम सुबह 9 बजे से यहाँ पे उपलब्ध है। क्या कारण है कि अपनी स्वास्थ्य विभाग की टीम हमेशा पीछे हो जाती है? मेडिकल टीम थी वो तो पहले ही रवाना हो गई। जी। सर मेडिकल टीम में तो नर्सें थी, एएनएम थी, आशा कार्यकर्ता थी, पर डॉक्टर नहीं कोई उपलब्ध था। बिना डॉक्टर के उपलब्ध के सब प्रिस्क्रिप्शन? नहीं वो क्या बोलते हैं आयुष के डॉक्टर भी थे। नहीं सर, आयुष के डॉक्टर तो हमें नहीं मिले, सिर्फ यहाँ एएनएम मिली। 3 मौतें हो चुकी हैं, ठीक है, और आज लग रहे हैं मेगा शिविर। अभी तो हमने करीबन 7 मरीज को देखा, जिसमें से कि एक ही अभी उल्टी दस्त का है। और अब इस खबर पर हम बात करेंगे। हमारे साथ संवाददाता अनिल दुबे जुड़ चुके हैं पुष्पराजगढ़ से। अनिल, जिस तरह से खबर है कि स्वास्थ्य विभाग हालांकि जागा तो सही, लेकिन आधी नींद में जागा।
यानी डॉक्टर तो पहुंचे नहीं, बाकी के कार्यकर्ता पहुंच चुके और बिना डॉक्टरों की सलाह के किस तरह से दवाइयां दी जा रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो मेगा शिविर आयोजित किया गया, पहली बात तो ये 1 तारीख के बाद में 4 दिनों बाद आयोजित किया गया। बिल्कुल। पहली नाकामी तो इनकी ये है कि 4 दिनों बाद ये शिविर आयोजित करते हैं। बिल्कुल। उसके बाद दूसरी कंडीशन जो वहाँ पे हमको दिखाई दी, हाँ। वो डॉक्टरों का अभाव दिखा। हाँ। डॉक्टर लेट से आए, देरी से आए। उसके पहले एएनएम आशा कार्यकर्ता वहाँ दवाइयों का वितरण कर रहे थे। हाँ। ये कमी दिखी। हाँ। उसके बाद एक महिला को जमीन पर लेटाकर इलाज दिया जा रहा था। बिल्कुल। ये सब कमी हमको वहाँ पे दिखाई पड़ी। ये सब कमी हमको दिखाई दे रही है, लेकिन वहाँ अधिकारियों को दिखाई नहीं दी अनिल। वो कमी अधिकारियों को नहीं दिखाई दी, जबकि वहाँ पे पुष्पराजगढ़ जनपद के सीओ देवेंद्र सोनी वहाँ पे मौके पे मौजूद थे। हाँ। भले डॉक्टर वहाँ पे उपस्थित नहीं थे, पर सीओ साहब वहाँ पे मौके पे उपस्थित थे। हाँ। उसके बाद जब एएनएम धूप में अपना काउंटर लगाकर दवाइयाँ का वितरण कर रही हैं, वो भी प्रशासन को दिखाई नहीं दिया पड़ा। बिल्कुल, जिस तरह से परेशान हो रहे हैं लोग, बिल्कुल तस्वीरें बयां कर रही हैं कितनी सच्चाई है इस खबर में। तो इस तरह की अव्यवस्थाओं के लिए सड़क का बहाना, ये सही नजर आया आपको? डॉक्टरों द्वारा जो बहाना दिया गया कि सड़क की खराबी के चलते देर से पहुंचे। देखिए, सड़क का बहाना करना तो अलग चीज है, क्योंकि सड़क तो नहीं है, ठीक है, गाड़ियां तो पहुंची वहां कहीं ना कहीं से, पर उसके पहले भी तो अन्य अधिकारी वहां पे पहुंच गए, फिर डॉक्टर क्यों नहीं पहुंच पाए? बिल्कुल, लेकिन अनिल, हम मीडिया कर्मी इस बात के गवाह हैं कि हमने वो खबरें भी चलाई हैं कि किस तरह से जो स्थितियां बनती हैं उनको पार करके, चाहे कैसा भी रास्ता हो, लेकिन अगर मदद पहुंचानी है तो पहुंचानी है। ये खबरें भी हमने चलाई हैं। तो ये बहाना मुझे नहीं लगता कि यहाँ जायज होगा उन डॉक्टर का। जी जी बिल्कुल। क्या कहना है आप? क्या समय? हाँ बताइए अनिल। सिर्फ बहाना है इनका और कुछ नहीं है। पुष्पराजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमेशा से लचर रहती हैं, हमेशा से ये सुर्खियां अपना बटोरते रहता है अपनी लापरवाहियों के अभाव में। कितने लोग बीमार हैं? 3 लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है, ये तो हम बता चुके हैं दर्शकों को। और कितने लोगों की स्थिति गंभीर नजर आ रही है अनिल? और ये लापरवाही जो स्वास्थ्य विभाग की है वो भी साफ देखने को मिल रही है। अभी वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ में 10 से 15 मरीज अभी भी हैं। हाँ। और उनकी स्थिति अब हालांकि सुधार की स्थिति में है। अभी हमने वहां का जायजा लिया है 5-10 मिनट पहले वहां पे। अब स्थिति लगभग कंट्रोल की स्थिति में आ रहा है। पर यही शिविर हो सकता है कि अगर 4 तारीख के जगह 2 तारीख को लगा दिया जाता तो ये मौतें नहीं होती, ये भी तो कहा जा सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उन 3 मौतों का जिम्मेदार भी स्वास्थ्य विभाग को ही माना जाएगा, क्योंकि जब खबर मिल चुकी थी कि हैजा की ये स्थिति हो चुकी है गांव में, तो तुरंत शिविर लगाया जाना था। गलती की शुरुआत तो स्वास्थ्य विभाग की उसी समय से हो गई थी। जी अनिल, आप बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा, कहीं पर भी ये खबर और आगे भी हम बढ़ाएंगे इस पूरे मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे। फॉलो अप लेते रहिएगा। और किस तरह से अगर स्वास्थ्य विभाग अब भी न जागा तो मानकर चलिए कि बात निकली है तो दूर तक तो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और कहना चाहूंगा, हाँ जी प्लीज। स्वास्थ्य विभाग की कमियों को हमने हमेशा से दिखाया, फिर भी वरिष्ठ अधिकारी जो है मतलब इनकी कमियों को सुधार नहीं करते। ये बहुत ही बेहद ही चिंता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल से जुड़कर तमाम जानकारियों के लिए। राजगढ़ में जीरापुर के ग्राम खुमानपुरा में सीआरपीएफ एएसआई राधेश्याम दांगी को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। एएसआई राधेश्याम का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में हुआ, जहां अंतिम दर्शनों के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। वहीं बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता सहित समाज बंधुओं ने शामिल होकर जवान को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में ड्यूटी के दौरान शहीद सीआरपीएफ राधेश्याम दांगी का पार्थिव देह मंगलवार को भोपाल लाया गया, जिसके बाद सीआरपीएफ के वाहन से पैतृक गांव पहुंचाया गया। ब्यावरा के डॉक्टर मुबारिका सैफी ने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत गरीबों को खाना खिलाकर की। डॉक्टर सैफी ने 151 बच्चों को शहर के नामी होटल में खाना खिलवाया, जहां बच्चों के लिए विशेष पकवान बनाए गए। बता दें कि डॉक्टर सैफी लंबे समय से ओटले पर निःशुल्क चिकित्सा सेवा भी दे रही हैं, साथ ही यहां दवाइयां भी मुफ्त दी जा रही हैं।
जो निरंतर ओटले पर निःशुल्क ओटले पर अपनी सेवाएं देती थी, स्वास्थ्य संबंधित में उनका निःशुल्क इलाज करती थी। तो उनकी शादी जो है 9 तारीख की शादी है, जो कि 2 लाख में करेंगे, लेकिन उनके मन में विचार था कि मैं अपनी खुशियाँ इन बच्चों के बीच में बांट के जाऊँ और इन बच्चों के साथ अपनी खुशियों की शुरुआत करूँ, अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत मैं इस तरह से करूँ। तो ये आयोजन यहाँ रखा गया। इसमें होटल जायका में लगभग 100 से 150 बच्चों को भोजन के लिए लाया गया है और इनकी ही पसंद का यहाँ पे भोजन कराया कि इनके जीवन की शुरुआत ही करना चाहते हैं। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।